नेशनल पार्टी को अगरतला साजिश कामयाब हो गई, वो थी ही यही कि अवामी लीग मिलिटेंट गैंग्स बनाएगी। अब ये बात के हम इल्जाम लगा रहे हैं, एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री मौजूद है और यहाँ पर एक मैटर ऑफ कंसर्न है जैसा मुझे ब्रेक लेनी है सर, लेकिन एक बात इंतहाई तशवीशनाक है। मैं बतौर शहरी अगर इस बात को देखूं और अगर आपकी बात जो है वो यकीनी तौर पर आप दिफाई तज्ज़ियाकार है, वजन भी रखती है आपकी बात, और अगर उस पर गौर किया जाए तो यकीन करें मुझ जैसा आम आदमी लरज उठेगा कि वाकई अगर रॉक और नेक्सस इतना फैल चुका है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टीज में अब से नहीं बहुत अरसे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर मुझ जैसा आदमी बहुत खौफजदा हो जाएगा, कंसर्न होगा, तशवीश का इजहार करेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दहशतगर्दी पर खास तौर पर बात करेंगे। हाल ही में जिस तरह से भारत पर इल्जाम लगा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, मुल्क भर में दहशतगर्दी के नेटवर्क का, उस पर बात होगी। ज़ैद हमारे साथ मौजूद है, एक्स रॉ चीफ भी। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन, ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले एक्स रॉ चीफ अमरजीत सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अब दोबारा हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो अगेन अमरजीत साहब। अच्छा ज़ैद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि रॉ का नेक्सस हो, या फिर चले रॉ को एक साइड पर रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, जिन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला बेगैरत होगा। एमकेएम चीफ ने जो बातें की वो सबके सामने है, और भी कई ऐसे मौके पे ऐसी बातें सुनने को मिली जो एंटी पाकिस्तान थी। अगर एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो ज़ैद साहब इस जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है हमारे मुल्क में? देखिए अली, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान इस डेमोक्रेसी के लिए नहीं बनाया था, और जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब यह नहीं है कि आप मुल्क और कौम के खिलाफ खुली बगावत करें, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करें, पाकिस्तान के मुसलमानों को कत्ल करवाएं। जब यह स्टेट आती है तो फिर पाकिस्तान आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़र्ब अज़ब के तमाम एक्सेस पे कार्रवाई करे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो या मीडिया हो। तो आप एक हाइब्रिड वॉर में, एक 5th जनरेशन वॉर है, और जब आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हम ज़र्ब अज़ब के समरात को जाया नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जो गद्दार दहशतगर्द, चाहे वो पाकिस्तान के मीडिया में हो या सियासी जमातों में, उनको लटकाया जाएगा। जो मस्जिद में हो, इस पूरे प्रोसेस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना मदद लाजिम है, तो उनके साथ भी तो वैसा ही सलूक करना चाहिए। हम एक, आपको नहीं लगता कि हमने एक तरफ से आंख बंद की हुई है और एक तरफ से हमने आंख खोल कर टारगेट करना शुरू कर दिया है? मस्जिद में भी तो वैसे ही लोग बैठे हैं, मिंबर पर भी ऐसे लोग बैठे हैं ज़ैद साहब। अली, आई एग्री विद यू, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो अब तक आर्मी ने जो सबसे ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं वो उन्हीं खवारिज के खिलाफ की हैं जो मुसलमानों का रूप धार कर पाकिस्तान में मुसलमान बनने का लेने की कोशिश कर रहे थे। पूरा जो ट्राइबल एरिया साफ हुआ है, सवात साफ हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द लश्कर जंगवी के और टीटीपी के एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया गया है। आर्मी पूरे पाकिस्तान में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। सारा जोर तो आर्मी का एक्चुअली मिलिटेंट आर्म के खिलाफ है, मिलिटेंट दहशतगर्दी के खिलाफ है। लेकिन हमें शिकायत ही यही है आर्मी से कि आपने अभी तक महमूद अचकजई को क्यों नहीं लटकाया, अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम को क्यों नहीं फांसियां दी? आपने बसवंतियार वली जो कहता है कि मैं अफगान था, अफगान हूं, अफगान रहूंगा और जहन्नुम में भी उन अफगानों के साथ होऊंगा, उसको क्यों छोड़ा हुआ है अभी तक? तो पॉइंट इज कि अभी तक तो आर्मी ने पॉलिटिकल टेररिस्ट को, ट्रेटर्स को हाथ नहीं लगाया, अब लगाने की जरूरत है। आपको लगता है जैसा अगर आर्मी इस पॉलिटिकल अपरेटस को जिसके अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं एंटी पाकिस्तान, उनको छेड़ेगी तो फिर पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा होगा? पाकिस्तान, आप मुझे बताइए, दहशतगर्दों को, टीटीपी को, बीएलए को कत्ल करने से, उनको मारने से पाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ है या पाकिस्तान में सुकून आया है? यानी व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक दैट पीपल सर, ये कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, फिर ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ज़ैद साहब सब इकट्ठे हो जाते हैं, पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं अब जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है। अली, बी ऑनेस्ट, यू आर अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है? नन।
जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही, वायलेट कर रही है, आर्टिकल 62, 63 पे आती ही नहीं, आर्टिकल 6 लगता है सारों के ऊपर, तो उसके बाद कौन सा मुंह रह जाता है इनका फौज को ये कहने का कि आप आइन की पासदारी करें? आइन को तो ये खत्म कर चुके हैं। राइट सर, दे हैव डिस्ट्रॉयड द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट सर, सेकंड पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, जाहिद साहब, मुझे और एज अ लेमैन, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं डर जाता हूं, कांप उठता हूं जब मैं देखता हूं कि मेरा मुल्क एक आइसोलेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ईस्टर्न बॉर्डर पे स्क्रिमिशेस हैं, मेरे वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी हॉस्टाइल हो चुका है, मुझे घेरा तंग किया जा रहा है। सर, सबसे पहले सऊदी वज़ीर दिफा पाकिस्तान का विजिट करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, मुलाकातें होती हैं, बगैर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए चले जाते हैं। जैद साहब, मेरी फॉरेन पॉलिसी मुल्क की कहां जा रही है? एज अ आम पाकिस्तानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपकी क्या टेक है इस पे? आई एग्री विद यू अली। द फैक्ट इज कि इंडिया जो है, जो एग्रेसिवली उसने अमेरिका के साथ अभी पैक्ट किया है, वो सिर्फ अमेरिका से नहीं किया, उसने ईरान के साथ भी किया और सऊदी अरेबिया के साथ भी किया। और आप नोट करेंगे कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में बादशाह ने मोदी को अपने मुल्क का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी दिया, और ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए, कलभूषण यादव ईरान से आया था। ये हमारे अफगानिस्तान तो वैसे ही हॉस्टाइल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं है, आपके साथ इस खित्ते का हाथी खड़ा हुआ है। चाइना आपके साथ है, टर्की आपके साथ है, रूस आपके साथ आ रहा है, एक नई पावर शिफ्ट, पावर अलाइनमेंट बन रही है। वी आर नॉट आइसोलेटेड। लेकिन ये जो इस वक्त सऊदी डिप्टी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे, वो इसलिए इस दफा वो इसलिए नहीं आए थे कि पाकिस्तानी फौजों को यमन भेजना है, वो इसलिए आए थे कि इनको नवाज शरीफ ने बुलाया था ये कहलवाने के लिए कि जनरल राहील किसी तरह एक्सटेंशन कबूल कर लें एज अ फील्ड मार्शल, ताकि जिनके इख्तियारात कोई नहीं होंगे एक सियासी रिश्वत देने के लिए, उनको जनरल राहील ने रिफ्यूज कर दिया है। ये हम आपको बता रहे हैं क्लियरली, इसलिए बुलाया गया था सऊदी डिप्टी क्राउन प्रिंस को। अच्छा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात रिफ्यूज कर दी गई थी। ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था जनरल राहील पर नवाज शरीफ की तरफ से सऊदियों को बुलाकर। जब भी सऊदी डिप्टी क्राउन प्रिंस सीधा एयरपोर्ट से पीएम हाउस गया, जीएचक्यू नहीं गया। जैद साहब, आपको लगता है ये प्रेशर लिया होगा जीएचक्यू ने, क्योंकि सिफारिश बहुत बड़ी थी, जो कि अगर आपके मुताबिक ये बात सही है तो मियां साहब ने सिफारिश बहुत बड़ी करवाई, क्या प्रेशर लिया जीएचक्यू ने ये वाला? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आप जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये कि ये ऑफर की गई थी कि आप फील्ड मार्शल बन जाएं, बड़ा सख्त प्रेशर था। यहां से ये जवाब दिया गया था कि सिर्फ उस सूरत में हम एक्सेप्ट करेंगे कि अगर पावर्स और अथॉरिटी हो, बगैर पावर के टूथलेस नहीं। अव्वल तो और यह भी कह दिया गया था कि जनरल राहील की जो इज्जत पाकिस्तान में है वो फील्ड मार्शल के रैंक की वजह से नहीं है, वो लोगों के दिलों में अपनी कारकर्दगी और पाकिस्तान से प्यार की वजह से बसते हैं। हमें एक्सटेंशन की, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक्सटेंशन भी होती है पाकिस्तान के दिफा की, चूंकि बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तानी कौम डाल रही है जनरल राहील पे कि आप हमें इन कुत्तों के हवाले करके नहीं जा सकते जो टीटीपी के भेड़िए और बीएलए के दहशतगर्द हमारे खिलाफ हैं, आप प्लीज रिकंसिडर करें। इस सूरत में अगर वो करेंगे भी तो अथॉरिटी और पावर के साथ करेंगे, टूथलेस होके नहीं करेंगे कि एक सेरेमोनियल पोस्ट दे दी जाए और वो उनमें कोई इख्तियार उनके पास ना हो। ब्रेक ऑन दिस पॉइंट। जैद साहब, आपने कहा कि सऊदी शहजादे का वज़ीर दिफा का विजिट एक मामूल का विजिट नहीं था, इसमें सिफारिश करवाई गई जनरल राहील शरीफ साहब को कि वो एक्सटेंशन ले एज अ फील्ड मार्शल का ओहदा कबूल करें। ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत से अहम मौजूआत हैं जिन पर डिस्कस होना अभी बाकी हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह साहब भी मौजूद थे, लेकिन हमारे कड़े सवालात और ज़ैद हामिद साहब की कड़ी बातों और सवालात के बायस मैं ये अफसोस से कहता हूं कि वो अब नहीं है हमारे साथ और वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमारी कोशिश अभी भी है कि हमारे साथ वो लाइन पर आएँ, हमारी बातों का, ज़ैद साहब की बातों का वो जवाब दें। खैर, आगे बढ़ते हैं। ज़ैद साहब, आपने जिक्र किया था हमारे साथ ही बैठे हुए स्लीपिंग जायंट चाइना का, जिसको कर्व करने की, जिसकी ताकत को कम करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, भारत उसका साथ दे रहा है, जो उन्होंने अभी हाल ही में लॉजिस्टिक अलायंस किया है। आपको लगता है इस तरह के लॉजिस्टिक अलायंसेस चाइना की ताकत को कम कर सकेंगे? चाइना का जो एम्बिशन है खास तौर पर सीपैक के हवाले से, 2500 साल पुराना सिल्क रूट रिवाइव करने के हवाले से, उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे इस तरह के अलायंसेस? देखिए अली, इस वक्त जैसे हमने आपसे कहा ना कि पूरी दुनिया में पावरफुल नेशंस रीअलाइन कर रही हैं। इस वक्त रशिया दोबारा पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बना रहा है। चाइना जो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में, इसमें चाइनीज थिंक टैंक ने अभी यह बात कही है कि अगर इंडिया और अमेरिका ने सीपैक रोकने की कोशिश की तो चाइना बराह रास्त पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये एक मिलिट्री थ्रेट है कि हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे
पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो इसीलिए हम आपसे बात कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। अल्लाह के फजल से वी आर नॉट अ खाला जी का घर कि जिसका दिल चाहे वो टहलता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। हमें हमारे दुश्मन चोट लगा सकते हैं, उन्होंने लगाई भी है। हमारी सफ़ों में जितने गद्दार हैं, शायद पूरी मुस्लिम दुनिया में किसी मुल्क में इतने गद्दार ना हो। हर लेवल पे, जुडिशरी से लेकर मीडिया से, पॉलिटिशियन से, लॉयर्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, मौलवियों से, जितने गद्दार हमारी सफ़ों में बिलाशुबा किसी मुसलमान दुनिया में नहीं। गद्दार का सर टाइटल शायद इस तरह किसी को ना बांटे, क्योंकि हमारे पास उस तरह से कोई सबूत अभी तो किसी के हवाले से नहीं है, और बड़े बड़े इदारों के आपने नाम भी ले लिए, एक इदारे को छोड़ के। सर एक बात मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि अकेला चाइना संभाल सकेगा इतने बड़े अलायंस को? एक बात, क्योंकि जापान को भी शामिल करना चाहता है अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया को भी साउथ सी चाइना पर कब्जे के लिए। एक बात। दूसरी चीज ये सर, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है मुख्तलिफ और बड़े मौके पे। क्यों हमें अमेरिका इस काबिल नहीं समझता कि इस तरह का अलायंस हमारे साथ किया जाए? भारत क्या माशी तौर पर मजबूत है इसलिए उसको प्रेफरेंस मिलती है? देखिए, माशी मजबूत की बात नहीं है। अमेरिकन का हमेशा समझिएगा कि कभी वो हमारे दोस्त नहीं थे। आप अयूब खान का स्टेटमेंट क्यों भूल गए कि अयूब खान ने कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी जो है वो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती खुदकुशी है। यानी इट इज डेंजरस टू बी द एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बट इट्स फेटल टू बी देयर एलाइज। ये तो हमेशा इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके आपको डंप करते हैं। अफगान जिहाद में इनको आपकी जरूरत थी, उसके बाद इन्होंने प्रेस्टर अमेंडमेंट लगाई, आपके सारी इमदाद F-16 के पैसे आप दे चुके थे, उसके बदले इन्होंने गंदम भिजवा दी। तो पॉइंट इज कि ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। तो भारत को भी रियलाइज दैट दुनिया में ये आपके दोस्त नहीं है। भारत को भी जैसा वैसे इस्तेमाल किया जाएगा आपको लगता है? अभी इस्तेमाल हो रहा है भारत? देखिए, ये अमेरिका का पहला एक्सपीरियंस है इस लेवल पर इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली हमेशा सोवियत ब्लॉक में रहा था जी। लेकिन ये अमेरिका एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और कुछ दिनों के बाद इंडियंस को भी मालूम हो जाएगा कि अमेरिका उनके साथ क्या करता है। लेकिन ये अलायंस और ये रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियंस और अमेरिकन के लिए इसलिए है कि दोनों का कॉमन एनिमी है चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से, एक इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट की वजह से, चाइना एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की वजह से। चाइना में कोई आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, तो वो इसलिए कम्युनिज्म तो खत्म हो गया। सो इस वक्त आइडियोलॉजिकल थ्रेट हम बनते हैं। इन्होंने ग्रेटर मुस्लिम वर्ल्ड में पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया। वो पूरी अब दुनिया में मुसलमान दुनिया की क़यादत अब पाकिस्तान के हाथ में, और आने वाले वक्तों में मक्का और मदीना और हिजाज की हिफाजत भी पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो इस सारे एलिमेंट को रोकने के लिए ये एक्सेस, ये अलायंस बना है, जो हमें मालूम था कि 2001 के बाद जो रीशेपिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट है, जो नए नक्शे बन रहे हैं, जिसको कंडोलीजा राइस ने कहा था कि दिस इज द बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट, यानी नया मिडिल ईस्ट पैदा हो रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान की तकसीम शामिल थी। अब ये पहले 4th जनरेशन वॉर थी, अब इसको 5th पे ले गए, अनार्किक इनाहिलेशन। पाकिस्तान को अल्लाह ना करे हिस्से बखरे करके खत्म कर दे, ऐसा होगा नहीं, इनका बाप भी नहीं कर सकेगा कभी अल्लाह के फजल से। लेकिन अमेरिकन, हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक कार्ड्स बहुत सारे हैं। हाँ, जब इंडिया अगर अफगानिस्तान में पहुंचेगा, यह बात अमेरिकन को समझ लेनी चाहिए कि हम इंडियंस को हिट करेंगे, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना एक्नॉलेज करें, हम इंडियंस को हिट करेंगे अफगानिस्तान में अगर वो वहां बैठेंगे तो अमेरिकन शुड थिंक। और तो कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि हम तो नहीं कर सकते हम। तो तालिबान के साथ क्या अभी हमारे वैसे ताल्लुकात हैं? देखिए, मैं अर्ज किया ना आपको कि हम तरीक़ेकार डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास 1000 तरीके हैं इंडियंस को इनाहिलेट करने के अफगानिस्तान में। वो तो जरूरी है। देखें, आपका हेलीकॉप्टर वहां पर, आपका देखें एक बड़ी अहम अभी हाल ही में एग्जांपल सामने आई, आपका हेलीकॉप्टर पंजाब गवर्नमेंट का वहां पर गिरता है, उसमें कुछ एक्स आर्मी ऑफिशियल्स भी थे, सिविलियंस भी थे, मक्खन से बाल की तरह निकाल के उनको वापस सेफली पहुंचा दिया गया। तालिबान की कस्टडी में थे ये लोग। इससे एक बात तो साबित होती है कि हमारे अभी भी उतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अगर हमारा बंदा फंस गया तो वो तो निकल आएगा। देखिए अली, मैं आपको थोड़ी सी इस हेलीकॉप्टर की स्टोरी भी सुना दूं। ये बात हमारे मीडिया में लोगों को मालूम नहीं है। हमारा ये हेलीकॉप्टर जो अफगानिस्तान के ऊपर से जा रहा था, इसको ट्रैप किया गया था। अफगान कंट्रोलर्स ने इसको डायरेक्ट किया कि आप इस फ्लाइट पाथ चेंज करके उस इलाके के ऊपर से जाएं जिसके नीचे तालिबान की, टीटीपी की, दहशतगर्दों की, अफगान आर्मी की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी। वहां से हमारे हेलीकॉप्टर को गिराया गया है
और इसको कब्जा करने के लिए पहले टीटीपी गई है। अच्छा। लेकिन अफगान तालिबान भी करीब में मौजूद थे, दोनों में लड़ाई हुई है और उस लड़ाई के नतीजे में अफगान तालिबान हमारे लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। ये सारी स्टोरी असल में कुछ और है, मीडिया में कुछ और बताई गई है। वी वर शॉट डाउन, वी वर ब्रॉट इनटू अ ट्रैप। लेकिन जैसे आपने कहा कि अफगान तालिबान निकाल कर ले आए हमारे लोगों को, तो मैं मतलब इसमें क्या समझूं कि मुल्ला मंसूर की हलाकत के बावजूद भी अभी भी इतना गहरा रिश्ता कह लें या इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अगर हमें भारत को काउंटर करना पड़े अफगानिस्तान में तो हम तालिबान से मदद मांग सकते हैं। ब्रेक के बाद मैं इसका आंसर लूंगा। बहुत ही अहम मुद्दा, अहम सवाल है ये। ज़ैद हामिद साहब मौजूद हैं ब्रेक के बाद। हाज़िर नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक भारत ताल्लुकात, भारत अमरीका ताल्लुकात पर बहुत अहम गुफ्तगू जारी है। ज़ैद साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो जन्म लेती रहती हैं और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन चूंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं इस हवाले से, क्या वाकई ऐसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल लेवल तक, ज़ाती लेवल तक ताल्लुकात हैं और फिर वो एक्सटेंड होते हैं कुछ हद तक बिजनेस लेवल पर भी? देखिए, आप मुझे बताइए, अगेन हम आपसे सवाल करेंगे, बेशक आपने मुझसे सवाल किया है जी, क्या ये हकीकत नहीं है, क्या ये हकीकत नहीं है कि इनके जो मेटल इंटरेस्ट हैं, इनके जो स्टील मिल्स के इंटरेस्ट हैं, वो इंडिया के स्टील मिल्स के साथ आपस में इनके कन्वर्ज करते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसकी फैमिली के साथ इनके करीबी ताल्लुकात हैं? क्या इनकी तस्वीरें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के साथ नहीं है? ये सारी हकीकतें, ये सारी बातें अब इतनी ऑब्वियस हो चुकी हैं। और क्या ये हकीकत नहीं है कि इनकी शुगर मिलों के अंदर से इंडियन एजेंट्स पकड़े गए, रॉ के कलभूषण का नेटवर्क ही पकड़ा गया है इनकी शुगर मिलों के अंदर से? बात यह है कि अब ये बातें डिस्प्यूटेड नहीं है कि जिस पर कोई आर्गुमेंट करके बात की जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि इनके जिस तरह एमक्यूएम पे कोई हाथ नहीं डाल रहा, अचकजई अभी तक खुला घूम रहा है, उसको किसी ने पट्टा नहीं दिया, असफंदियार वली अपने आप को अफगान कह रहा है, इसी तरीके से जिस तरह डॉक्टर आसिम और अयान अली और औजार बलोच के केसेस पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया, इसी तरह इनके पनामा और इनके दीगर रॉ से ताल्लुकात पर अभी तक हाथ नहीं पड़ा। यही बात हम आपसे कह रहे हैं। और अब आगे बढ़कर अगला स्टेप हम कहेंगे कि इमरान खान की पार्टी पे भी सवाल उठते हैं, इमरान की जात पे सवाल उठते हैं। इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट मैंने इमरान का नहीं सुना कभी। इससे पहले भी बड़े बड़े माशाल्लाह मोती बिखेर चुके हैं वो, कि तालिबान का दफ्तर पेशावर में हो, एटमी रिएक्टर बॉर्डर पे बना हुआ हो, पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड करती रही है और बलोचिस्तान में कर रही है, ये बयानात उनके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने दिया है कि अल्ताफ एमक्यूएम पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इससे ज्यादा बेशर्म बयान मैंने आज तक नहीं सुना इनके मुंह से। यानी तो कोई हद होती है बेशर्मी की। वो कहते हैं कि देखिए, मामला अल्ताफ हुसैन की हद तक का है। एमक्यूएम एक सियासी जमात है जो मैंडेट लेकर असेंबली में आई है। अल्ताफ हुसैन की हद तक तो वो बात करते हैं ज़ैद साहब। यानी कैसी, आप मुझे बताइए, क्या अवामी लीग मुजीबुर रहमान, क्या वो एक पार्टी थी, एक शख्स था? अवामी लीग मैंडेट लेके नहीं आई थी? क्या वो पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं थी? क्या मेयर जो वसीम अख्तर बना है, इसने हजारों कत्ल नहीं किए हैं? क्या डॉक्टर फारूक सत्तार कातिल और डाकू नहीं है, भत्ताखोर नहीं है? कैसे बात कर सकते हैं कि इनकी राब्ता कमेटी वाले मासूम और बेगुनाह लोग हैं और उनको चलने दिया जाए? और क्या उनके ताल्लुकात, क्या बाबर गौरी ने अभी पाकिस्तान को गालियां नहीं दी हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कराची वालों की नुमाइंदगी करनी है तो मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन कर सकती है, एमक्यूएम हकीकी कर सकती है। इस एमक्यूएम को जिंदा रखने की क्या जरूरत है? तो फिर क्यों आपको, क्यों ऐसा, क्यों इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब को तो ओए कह देते हैं, यहां पर आके क्यों? और फिर मैं एक सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, एएनपी, तमाम जमातें जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे या पार्लियामेंट के बाहर वो एक दूसरे की सियासी जमातों होने की हैसियत से हिमायत करती हैं। ज़ैद साहब क्यों? मैंने अर्ज किया ना आपको कि ये सारे काने हैं, इन सारों के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। हर पार्टी में इन सारों ने करप्शन की हुई है, इनके पार्टी के लोगों ने, किसी एक ने ना भी की हो। तो बात यह है कि ये रले मिले हैं। और यहां बड़ी सख्त पंजाबी की कहावतें इनके ऊपर लगती हैं कि ये सारे रल मिल गए हैं आपस में। जिस तरह अगरतला साजिश में 1968 में इन्होंने शेख मुजीब को बचाया था, अवामी नेशनल पार्टी को बचाया था। लेकिन गद्दार तो नहीं कह सकते ना ज़ैद साहब, सबको गद्दार तो, लेकिन अगर सारे ही गद्दार हैं तो फिर हम किस स्टेट में जी रहे हैं, हम कहां बैठे हैं? मतलब मैं आपसे भी सर कहूंगा कि हम गद्दार, आप ये बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यह बात कह रहा हूं
पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और इसके एविडेंसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान आर्मी लिख के दे चुकी है, आईएसआई ने लिख के दिया है कि जियो ग्रुप पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं बना रहा। हम यहाँ पे अगर नाम ना लें तो बेहतर है, नाम ना, लेकिन एक अहम सवाल, तो चले फर्ज करें एक लम्हे के लिए जैसा मान लेते हैं ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? ऑपरेशन ज़रब अज़्ब कामयाब रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एलिमेंट्स अगर ज्यादा खतरनाक है तो क्यों नहीं प्रोसीडिंग्स हो पा रही, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? आपने अली फौजी अदालतें क्यों बनाई? फौजी अदालतें इसीलिए बनी कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल हो चुका था, इसलिए फौजी अदालतें बनी। वो 200 जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी वहां ये दहशतगर्द हुकूमत और पार्लियामेंट में बैठेंगे, शहर के मेयर बनेंगे, पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरान, ये होगा। लिहाजा आप इन सारे दहशतगर्दों की सजाएं पाकिस्तान की फौजी अदालतों से दिलवाएं, 4 दिन में इंसाफ हो जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, गो के मैं उस आपके पॉइंट से उस तरह से एग्री नहीं करता। ये खास जेट ब्लैक टेररिस्ट को उनकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मिलिट्री कोर्स एस्टैब्लिश की गई, 2 साल का वक्त था, खत्म हो गया, पौपा खत्म हो चुका है, दोबारा क्या कानून आता है ये वक्त बताएगा। सर आगे बढ़ेंगे चूंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है। पाकिस्तान को ऐसे मौके पे जब अमेरिका भारत के साथ एक बहुत बड़ा अलायंस कर चुका है और अभी यहां नहीं बात आगे बढ़ेगी, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज को भी आपस में ट्रांसफर किया जाएगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारा फॉरेन पॉलिसी हथियार क्या होना चाहिए अब आगे? देखिए अली, इसमें कोई अब डाउट की बात नहीं है कि इस हुकूमत, इस डेमोक्रेसी के होते हुए जिसके अंदर पार्लियामेंट में वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं कि जो बराह रास्त रॉ के साथ ताल्लुकात रख के पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगा रहे हैं, अब आप पाकिस्तान की हुकूमत को डिसॉल्व करना पड़ेगा। MQM के सारे मेंबर्स को रिजाइन करवाएं, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अचकजई को डिस्क्वालीफाई करवाएं, असफंदियार वली को डिस्क्वालीफाई करवाएं, अयान अली, डॉक्टर उजैर। मैंने सिर्फ ये कहा था सर, फॉरेन ऑफिस क्या करे हमारा यहाँ पे, हमारा फॉरेन ऑफिस क्या करे, हमारा डिफेंस ऑफिस जो है वो यहाँ पर फॉरेन ऑफिस आपकी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस आपकी गवर्नमेंट के नीचे काम करता है। देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, देयर इज नो फॉरेन मिनिस्टर, देयर इज नो फॉरेन ऑफिस। For God's sake, 3 साल में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है आपके पास। Can't you see this? हम बनाना स्टेट हैं क्या जैद साहब? अगर इस तरह अगर कोई भी नहीं है, मुल्क ऐसे ही चल रहा है, तो फिर क्या हम बनाना स्टेट हैं? हम क्या रूग स्टेट हैं? क्या है सर हम? इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, कि इस पाकिस्तान को अल्लाह नहीं संभाला हुआ है। पाक फौज इसकी माशाल्लाह हिफाजत कर रही है और अल्लाह उसके रसूल की निगाहों में है। ये पाक सरजमीन जिस पर साया खुदाए जुल जलाल है। वरना हमारे पास इतने गद्दार हैं कि जैसे हमने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क इन गद्दारों के साथ बच नहीं सकता, लेकिन हम अल्लाह के फजल से खड़े और खड़े रहेंगे भी। लेकिन बात हकीकत अपनी जगह पे कि पाक फौज को सारे गद्दारों को कत्ल करना होगा, चाहे वो सियासत में हो, मीडिया में हो, इकोनॉमी में हो, या जमीन पर दहशतगर्द बैठे हो, या सियासी जमातों में हो। जैसा थोड़ा और आपकी बात ठीक है, आइडियलिस्टिकली ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर, या तो फिर वो कमाल अतातुर्क वाला मॉडल जो है वो अपनाया जाए, लेकिन सर देखें, यू कांट जस्ट बिहेड एवरीवन, आप हर को कत्ल नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ सिस्टम। वो सिस्टम कैसे आएगा जैद साहब? अली आप मुझे बताएं, क्या अभी टर्की में जब कू हुआ था तो वहां प्रेसिडेंट अर्दोगान ने 50,000 बंदा गिरफ्तार किया कि नहीं किया? हुआ। पूरी दुनिया ने क्या एतराज किया टर्की के ऊपर? ठीक है यार, जब टर्की में कर सकता है अर्दोगान इसलिए कि वहां पे एक बगावत हुई है, तो हमारे तो 2 लाख बंदे मारे जा चुके हैं, पार्मी क्यों नहीं कर सकती ये काम? ठीक है ज़ैद अहमद साहब, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, टाइम निकाला। हमारे साथ साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह साहब मौजूद थे। हमने बारहा कोशिश की कि वो दोबारा आए, हमारे सवालों का जवाब दें, लेकिन वो नहीं आए। नाजरीन, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान बना था हमेशा के लिए, इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है तो मैं ये समझता हूं और काफ़ी बातों से एग्री करता हूं कि हमें इसका मुंहजोर और मुंहतोड़ जवाब देना होगा। बड़े ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करना होगा, अपनी लॉबिंग को मजीद बेहतर करना होगा। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।